हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा गार्डन। आज का जो टॉपिक है वो है पाचन तंत्र के बारे में। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने पूरे सिस्टम्स को, मानव शरीर के तंत्र को समझने की कोशिश की थी और समझा था कि उसमें कि कौन कौन से टॉपिक आपको इसके अंतर्गत पढ़ने हैं और उन सब चीज़ों को ही हम पढ़ेंगे। तो उसी का जो पहला हिस्सा है वो है आपका पाचन तंत्र। इसके बारे में हम लोग समझेंगे, जानेंगे इसको। ठीक है, ये वीडियो 2-3 पार्ट में आएगा, तो क्योंकि बहुत बड़ा सेगमेंट है तो एक साथ कवर करना थोड़ा मुश्किल है। 2-3 पार्ट्स में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं पाचन तंत्र। ठीक, हम लोग को ये पढ़ना है। डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं इसको पूरा। ठीक, अब इस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो दो शब्द है, एक तो पाचन, एक तंत्र। ठीक, पाचन क्या होता है? तो भोजन में उपस्थित जटिल पोषक पदार्थों का छोटी छोटी सरल व असरल इकाइयों में टूटना क्या कहलाता है? पाचन तंत्र कहलाता है। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ, पोषक पदार्थ लिखा हुआ है। एक शब्द है पोषक पदार्थ। तो पोषक पदार्थ में क्या आता है? तो जो जैसे मान लीजिए कि आप कोई ये भोजन करते हैं, इसमें क्या हो, कार्बोहाइड्रेट हो। ठीक, कार्बोहाइड्रेट हो, किसी में प्रोटीन होता होगा, ठीक, किसी में वसा होता होगा। तो ये जो कुछ मुख्य है, ठीक है, बाकी और भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, जो सूक्ष्म पोषक तत्व है, जैसे आपको कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, बाकी और चीज़ें जिसकी बात करते हैं। बट इन सब जो है पोषक तत्वों का टूटने के बाद आपके शरीर के हिस्सा में जाना, ठीक है, अलग अलग शरीर के हिस्से में जाना, यही जो पूरी क्रिया है वो क्या कहलाता है? पाचन से होता है। ठीक है, तो कोई भी भोजन आपके शरीर के अंदर प्रवेश करेगा, उसका पाचन होगा, पाचन के बाद इन सब पोषक तत्वों का टूटता है। ठीक, वैसे तो वही कह रहा है कि इससे क्या होता है? तो भोजन में उपस्थित जटिल पोषक पदार्थों को छोटी छोटी व सरल इकाइयों में टूटना पाचन कहलाता है। ठीक है, अब उसके बाद है कि पाचन तंत्र क्या होता है। अब तो हमने समझा कि ये पाचन क्या होता है। तो पाचन बेसिकली क्या है कि भोजन में उपस्थित पोषक पदार्थों का टूटना। पर पाचन तंत्र क्या होता है तो उसके बारे में समझते हैं। तो उसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। देखिए, पाचन क्रिया में भाग लेने वाले मुख्य व सहायक अंगों के समूह को क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। तो वैसे अंग ये सब जो क्या करेंगे, पाचन क्रिया में सहायक होंगे। ठीक है, और वो मुख्य भी हो सकते हैं, सहायक के रूप में भी काम कर सकते हैं। ठीक है, मुख्य और सहायक का मतलब क्या होता है कि जो बहुत ज़्यादा काम करता है, इसका मूल काम पाचन का ही है। ठीक है, और जो क्या है अपने साथ कुछ एंजाइम निकालता है जो पाचन में सहायता करता है। ठीक है, तो एक है कि पूरा पाचन में भाग लेता है और कुछ अंग ऐसे हैं जो सहायक के रूप में काम करते हैं, जो एंजाइम वगैरह निकालते हैं तो उसका पाचन हो जाता है। ठीक, वैसे तो पाचन क्रिया में भाग लेने वाले मुख्य व सहायक अंगों के समूह को क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। अब अध्ययन की सुविधा से क्या है, मनुष्य के पाचन तंत्र को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। और दो अलग अलग वर्ग कौन सा बनेगा तो इसी के आधार पे, ठीक है, कि कौन सा वर्ग का काम क्या था इसके आधार पर बटेगा। ठीक, तो दो अलग अलग वर्ग में पहला जो वर्ग है उसका नाम क्या है? आहार नल। ठीक, आहार नल। और दूसरे का नाम क्या है? संबद्ध या सहायक पाचक ग्रंथियाँ। आपको पहले ही बताया है, पाचक ग्रंथियाँ जो क्या करेगा, डाइजेस्टिव क्या निकालेगा, जूस निकालेगा, ताकि उससे क्या हो, भोजन में मिलने के बाद वो पचना थोड़ा शुरू हो जाए। ठीक है, ठीक, इस तरह से काम होगा। इसके दो अलग अलग वर्गीकरण हो गया। तो आप ऐसे भी डायग्राम इसको बना सकते हैं इसको। ठीक, तो ये दो तरीके का होता है। एक हो जाएगा आपका एलिमेंट्री कैनाल, इसको आहार नाल कहते हैं। ठीक, और एक हो जाएगा आपका क्या, तो ये हो जाएगा एसोसिएटेड, ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो दो तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो सहायक पाचक ग्रंथियाँ, संबद्ध पाचक ग्रंथियाँ, और एक है आहार नल। और इन दोनों के मिलने से क्या बनता है? हमारे शरीर का पाचन तंत्र का निर्माण होता है। कैसे, कौन कौन से क्या क्या आता है उसको देख लीजिए, समझ लीजिए क्या है। देखिए, इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं जो नीचे आपका बना हुआ है पूरा। ठीक है, तो ये जो आपको देख रहा है यहाँ पे बैक्वल कैविटी है। ठीक, थोड़ा सा इसको इमेज को छोटा कर लेते हैं ताकि पूरा डायग्राम एक साथ आ जाए। चलिए, अब समझने में थोड़ा हेल्प हो जाएगा, फिर बाद में वापस से बड़ा कर देंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, तो एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत में तो ये वाला पूरा हिस्सा आता है। वैसे ये पूरा बक्कल कैविटी, फैरिंग्स, ओएसोफेगस, स्टमक, पेनक्रियाज, ये सब आपको क्या, सॉरी पेनक्रियाज नहीं, क्या उसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, तो स्टमक वगैरह और ये छोटी आंत और बड़ी आंत वगैरह ये सब आपको उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या है, एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा था।
दो अलग अलग। आप तो पूरा पाचन तंत्र में क्या क्या मिलेगा, जो एक मिलेगा बक्कल कैविटी, मुख्य गुहा, वही वाला हिस्सा जिससे आप क्या करते हैं, हम लोग भोजन पाचन करते हैं। सब डिटेल में आगे लिखा हो तो आगे वहाँ पे बात कर लेंगे हम लोग, ठीक है। बस अब यहाँ पे नाम देख लीजिए कि क्या क्या होता है जो पाचन तंत्र से जुड़ा हुआ हिस्सा है। तो ये आपका बक्कल कैविटी हो गया, ठीक है। यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड होता है, सलाइवा जो क्या करता है, जो निकलेगा सलाइवा तो अंत आपके भोजन में मिक्स होता है, तो भोजन को गीला बनाता है ताकि भोजन आपको आमाशय तक आराम से पहुँच पाए, वो सब। फेडिंग्स, उसमें कुछ ये सलाइवा में कुछ ये भी एंजाइम होते हैं जो सूक्ष्म जीवों को मारते हैं, कुछ पचाने वाले भी एंजाइम होते हैं, और इन सब की क्रिया के बाद अंत क्या होता है, भोजन पहुंचता है ग्रसनी के ग्रसनी नहीं, ग्रास नली के माध्यम से आमाशय तक, ठीक। वो तो ये आपका हो गया पहला बक्कल कैविटी, दूसरा लार ग्रंथि, फिर फैडिंग्स, ओइसोफेगस या फूड पाइप बोलते हैं इसको, और इसी का काम होता है भोजन को आमाशय तक पहुंचाना। फिर उसका हो जाएगा आपका लीवर, ठीक। उसी में आपका लीवर में गॉल ब्लैडर है, पित्ताशय बोलते हैं उसको, ठीक। स्टमक अमाशय बोलते हैं, पैनक्रियाज, ठीक, अग्नाशय। और नीचे में आपका ये वाला जो हिस्सा है पूरा, ये है आपका बड़ी आंत, और बीच में जो ये आपको दिख रहा है ये है आपका छोटी आंत। यहाँ पे डायग्राम भी उसी तरह से बना हुआ, सेम डायग्राम आप बना लीजिएगा, ठीक है, अपने कॉपी में, ठीक है, जब नोट डाउन कर रहे होंगे तो। अपेंडिक्स ऐसे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप जाके ये पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अपेंडिक्स हो गया, ये सब हो गया आपका, देखने में मिला यहाँ पर रेक्टम है। तो ये पोड़ी क्या है, डायग्राम जो है वो जुड़ा हुआ किससे, पाचन तंत्र से जुड़ा हुआ है। क्या, ध्यान से देख लीजिए, बक्कल कैविटी, ठीक, जो मुंह वाला हमारा हिस्सा है वो। फिर उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड, फैडिंग्स, ओइसोफेगस, लीवर, गॉल ब्लैडर, स्टमक, पैनक्रियाज, छोटी आंत, बड़ी आंत, ठीक। और ये आपका सब क्या है, पाचन तंत्र से जुड़ा हुआ है। अब आगे देखते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक आपको समझना है, देखना है इसके अंतर्गत में। तो डिटेल में आपको मिल जाएगा। तो पहला टॉपिक है, उसका नाम है आहार नाल। इसको हम बड़ा कर लेते हैं, वापस से जूम कर लेते हैं। पहला टॉपिक क्या है आपका, आहार नाल के बारे में पढ़ना है, ठीक, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, तो यह एक क्या है, यह एक लंबी व सतत नलिका है जो कि मुख्य गुहा से गुदा तक फैली होती है, ठीक है। इसको पूरा को एलिमेंट्री कैनाल में क्या था, बक्कल कैविटी, फैडिंग्स वगैरह सब आ जाता है, ठीक है। पूरा जो हिस्सा जो आप देख रहे थे, ठीक, वो वाला सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। वैसा मतलब ये वाला देखिए, यहाँ से लेके इस जगह से लेके जो ये आपका जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये देख, ये सब लेके, ठीक है, ये सब स्ट्रक्चर आपका लेके यहाँ से लेके ऐसे ये, फिर ऐसे, और फिर ये बड़ी आंत वगैरह वो जो कि रेक्टम तक जाएगा, वहाँ तक जो पूरा स्ट्रक्चर होता है ये सब यहाँ पे रेक्टम तक, ठीक है, रेक्टम तक ये सब स्ट्रक्चर क्या होता है, ये कहलाता है आपका, ये एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है। तो जो ऊपर शुरू होता है बक्कल कैविटी से, ठीक है, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या है, एक लंबी व सतत नलिका है जो कहाँ से, मुख्य गुहा से कहाँ तक, गुदा तक फैला होता है, ठीक। लंबी व सतत नलिका जो मुख्य गुहा से गुदा तक फैला होता है। और मनुष्य का आहार नाल लगभग 30 फीट लंबी होती है। मनुष्य के आहार नाल में क्या निम्नलिखित भाग शामिल होते हैं, ठीक है। तो आपको फिर से हम बना के दिखा देते हैं ये स्ट्रक्चर, ठीक, ये आमाशय, ठीक, उसके बाद छोटी आंत बना लीजिए, ठीक, और इसी से जोड़ के आप बड़ी आंत बना लीजिए। इस तरीके से आपका तैयार हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे बक्कल कैविटी हो गया, ग्रसनी हो जाएगा, फूड पाइप हो गया, स्टमक हो गया, छोटी आंत, बड़ी आंत, इस तरीके से पूरा बन जाएगा। ये क्या कहलाएगा, एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है, ठीक। देखिए आगे क्या, मनुष्य के आहार नाल में निम्नलिखित भाग शामिल होते हैं। सबसे पहला भाग कौन सा है, तो पहला भाग है आपका बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी पहला भाग आपका है, इसमें बक्कल कैविटी। तो ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, पहला है आपका बक्कल कैविटी। दूसरा क्या है, तो फैडिंग्स। फैडिंग्स बेसिकली जो हमारे गले के पास वाला जो हिस्सा है उसी के पास होता है ये, ठीक है। तो ये वाला जो जगह होगा, ये वाला, इसी में क्या होगा, फैडिंग्स होगा। ये वाला हिस्सा फैडिंग्स है, ठीक, जो कि बक्कल कैविटी के जस्ट पीछे वाला हिस्सा होता है, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपका स्टमक हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, इंटेस्टाइन हो जाएगा। इसी में एक और छूट गया है यहाँ पे, ग्रास नली कह सकते हैं, ये छूट गया है, ठीक है, ग्रास नली, जिसको कहते हैं ओइसोफेगस। ओइसोफेगस
ठीक, जिसको कहते हैं वो इसोफेगस, जो कि यहाँ पे छूट गया फैरिंग्स के जस्ट बाद, इसको फूड पाइप भी कहते हैं, सामान्य भाषा में आप इसको फूड पाइप कहते हैं। यहाँ पे छूटा हुआ पर आगे आपको मिल जाएगा, इसके बारे में डिटेल आपको मिलेगा वहाँ पे, तो तनाव नहीं लेना। तो फूड पाइप, तो यहाँ पे पहला बक्कल कैविटी, उसके बाद फैरिंग्स, उसके बाद ग्रास नली, देन स्टमक एंड देन इंटेस्टाइन, और ये सब मिलके दीज आर द क्या है पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये सब क्या है एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट हैं। ठीक, अब ये फैरिंग्स हो गया। फैरिंग्स से नीचे जाइएगा, जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे, ठीक है, तो ये जो हिस्सा है ये क्या कहलाता है फूड पाइप कहलाता है, जिसके बारे में हम यहाँ पे लिखे हैं ग्रास नली। ठीक, ये वाला ग्रास नली। और फिर यहाँ से आपको बना लीजिए स्टमक। ठीक, स्टमक बन जाएगा, और ये स्टमक जुड़ा होता है इस तरीके से, क्योंकि इमेज बनाने में आपको इमेज ऊपर मिल ही गया है, तो यहाँ पे थोड़ा रफ बनाने में, और चूँकि मोबाइल का स्क्रीन छोटा होता है तो उसमें आपको थोड़ा बड़ा नहीं बन पाता है। बाकी इमेज तो आपके पास ऊपर है ही, तो उसी हिसाब से बना लीजिएगा, हम तो समझने के लिए वो आपके लिए काफ़ी है। और इसी से जुड़ा होगा फिर लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि इस तरीके से इस वे में होता है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका ये रेक्टम वगैरह, रेक्टम के नीचे एनएस वगैरह। ठीक है, और इस तरीके से पूरा एक कंप्लीट आपको देखने को मिलता है। तो क्या हो जाएगा बक्कल कैविटी, जो कि ये वाला स्ट्रक्चर है बक्कल कैविटी। ठीक है, ग्रसनी ये वाला स्ट्रक्चर जो गले के पास में होता है। ठीक है, उसके बाद इसी जगह से ये वाला फूड पाइप हो गया, फिर स्टमक हो गया ये वाला, और इसके बाद इंटेस्टाइन का दो हिस्सा, जिसमें ये वाला जो है ये वाला स्मॉल और ये वाला लार्ज। ठीक, वैसा। तो इस तरीके से नेक्स्ट है आपका बक्कल कैविटी के बारे में डिटेल पढ़ना है। तो क्या होता है बक्कल कैविटी ये देखते हैं। चलिए, तो यह आहार नल का क्या है पहला भाग है। बक्कल कैविटी आहार नाल का फर्स्ट भाग होता है, और पाचन का प्रारंभ सबसे पहले यहीं से होता है। इसमें क्या है मतलब ये है जैसे आपने खाना खाया। ठीक है, और खाना खाया तो आप मुख्य गुहा में रखते हैं। यहाँ पे बक्कल कैविटी का मतलब क्या है मुख्य गुहा। तो बेसिकली जो हम कहते हैं कि मुंह खोले उसमें खाना रखे। ठीक है, अंत इसके आसपास वाला जो पूरा स्ट्रक्चर है वो सब एक साथ से जाना जाता है, मुख्य गुहा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आहार नल का पहला भाग, पाचन का प्रारंभ सबसे पहले यहीं से होता है, इसी में हम लोग रखते हैं। मतलब मुख आपने मुंह में खाना खाया। ठीक है, उसके बाद उसको चबाया, चबाने की क्रिया जो है बेसिकली पाचन का एक हिस्सा है। तो यह पहली बार आपको पाचन यहाँ पे होता है। ठीक, यह दो जबड़ों के बीच का खाली स्थान होता है। अभी हमारा जो फेस है वही वाला हिस्सा, जो उसका एक नीचे वाला जबड़ा एक ऊपर वाला जबड़ा, उन दोनों के बीच का जो खाली स्थान है अंत वो वाला हिस्सा क्या है पूरा एक बक्कल कैविटी कहलाता है। तालु को मुख्य गुहा का छत कहते हैं, पैलेट कहा जाता है। ठीक है, तालु वो जो ये वाला हिस्सा, जैसे मान लीजिए कि ये वाला दो हम बक्कल कैविटी बनाते हैं। एक मिनट वापस से ठीक से, ये हमारा बक्कल कैविटी है। ठीक, तो एक ये वाला जो हिस्सा है ये तालु हो गया, और ये निचला हिस्सा निचला जबड़ा था। एक ऊपरी जबड़ा ये वाला होता है, ऊपरी जबड़ा। ठीक, ये वाला जो है आपका ऊपरी जबड़ा है, और ये वाला जो है निचला जबड़ा है। ठीक, तो जो ऊपरी जबड़ा का जो ये वाला हिस्सा होता है ये क्या कहलाता है तालु कहलाता है, और इसी में बीच में हमारा जीभ वगैरह होता है। ठीक है, यहीं पे हम लोग खाना रखते हैं इस तरीके से। ठीक भाई, तो ऊपरी जबड़ा जो है तालु कहलाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। देखिए आगे, तो ये हो जाएगा, ये दो जड़ों के बीच का खाली स्थान है। तालु को मुख्य गुहा का छत कहते हैं, पैलेट बोलते हैं उसको। ठीक है, तालु का ये बेसिकली इंग्लिश है पैलेट। ठीक है, मुख्य गुहा में जीभ जो है, जीभ तथा दांत होता है, तो दो हिस्सा है इसका, और इसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। लार ग्रंथियां वही जो आपको भोजन को गीला करता है। ठीक है, और कुछ हिस्सा में सूक्ष्म जीव वगैरह को मारने का काम करता है, जिसको आपको सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं, और सलाइवा कहते हैं लार को आप। और ये जो लार ग्रंथियां हैं इसका एक नाम होता है सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, तो ये आपको आगे मिल जाएगा, पूरा ही टॉपिक है एक अच्छे से। तो ये तो पहली बात क्या, यह आहार नाल का पहला भाग होता है। पाचन का प्रारंभ कहाँ से हो रहा है, सबसे पहले यहीं से होता है। दो जबड़ों के बीच का खाली स्थान है, तालु को मुख्य गुहा का छत कहते हैं। तालु जो ऊपरी वाला आपका भाग है मुख्य गुहा का वो। ठीक, मुख्य गुहा में जीभ तथा दांत होते हैं। ठीक है, और इसमें 3 जोड़ी आपको लार ग्रंथियां मिल जाएगी। इसका पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। ठीक, इसका पिछला भाग क्या है ग्रसनी है। ग्रसनी क्या है, तो बेसिकली जो आपका तालु का जो जस्ट बाद वाला हिस्सा, जो आपको गले के पास कह सकते हैं वो वाला हिस्सा। ठीक है, और उसके नीचे फिर शुरू होता है फूड पाइप वगैरह। ठीक, वैसे अब इसी को हम लोग समझेंगे। फिर मुख्य गुहा के अंदर में जो आप हम 2 बातें किए थे कि इसके अंदर क्या होता है, तो जीभ होता है और दांत होता है, उसके बारे में समझना, और एक और होता है सलाइवरी ग्लैंड, इन सब के बारे में समझना है यहाँ पे। फिर हम लोग फूड पाइप वगैरह तक बढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो देखिए जीभ के बारे में क्या है।
जीभ क्या है, तो यह एक मुख्य गुहा में मोटी एवं मांसल रचना होती है। मांसल मतलब मसल्स वाला, ठीक है, मसल्स वाला रचना है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, पूरा ये जो टंग है वो मसल्स ही है एक तरीके से पूरा, ठीक है। तो ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये मुख्य गुहा में मोटी एवं मांसल रचना होती है। जीभ के ऊपर छोटे छोटे पैपिले होते हैं, ठीक है। पैपिले लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो वो गलत है, पैपिले बोलते हैं इसको, ठीक है, पैपिले। इसको ऐसे काटिए, इसको ठीक कर लेते हैं हम लोग। इसको काट देना और यहाँ लिखना है पैपिले, ठीक। वैसे आप इसको इंग्लिश में लिखना चाहते तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक, पै पी ले ए ई, ठीक है, वैसे पैपिले, ठीक, उपस्थित होता है। इसको अंकुर भी कहते हैं इस हिंदी में, ठीक है। तो जीभ के ऊपर छोटे छोटे पैपिले उपस्थित होते हैं जिसे स्वाद कलिका कहते हैं, टेस्ट बड्स कहते हैं, ठीक है। और ये लगभग 10,000 के आसपास होता है, ठीक है। हमारे जीभ के ऊपर जो स्वाद कलिका है लगभग 10,000 के आसपास होता है। जो खुरदरा भाग होता है ना जीभ का ऊपर में, आपको दिखता है, ठीक है, ऐसा। अब इसका काम क्या है, तो ये आपको भोजन को टेस्ट बताने का काम करता है, टेस्ट बड्स, ठीक है, कि कौन सा भाग का भोजन कैसा है, तीखा है, कड़वा है या खट्टा है, इस तरीके की बातचीत। इसमें क्या है, ये भोजन को निगलने में मदद करता है। तो जीभ का काम क्या है, भोजन को निगलने के लिए, ठीक है। तो ये निगलने में आपकी सहायता कर देगा, ठीक है। उसका जीभ के अग्रभाग में मीठा स्वाद तथा बगल के अग्रभाग में नमकीन व बगल के पिछले भाग में खट्टा स्वाद आता है। ये बेसिकली बता रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि जो टेस्ट वर्ड है, ठीक है, जो भी टेस्ट वर्ड है जो क्या करता है आपके, जब भी आप कोई भोजन करते हैं तो उसका टेस्ट बताने का काम कर रहा होता है, ठीक है, कि इसका टेस्ट कैसा है इस भोजन का, उसी के बारे में कह रहा है। जैसे मान लीजिए कि ये जीभ है, क्या है, जीभ है, मानना पड़ेगा, इमेज है, ठीक है। तो ये आपका जीभ वाला हिस्सा हो गया पूरा, ठीक है, ऐसे। अब इसका जो पिछला भाग होता है जीभ का, ये वाला हिस्सा, इसको कहते हैं कि ये कड़वा स्वाद आपको बताता है, ठीक है। से आप कोई भोजन किए, ठीक है, अब वो भोजन कड़वा है कैसा है, उस कौन करेगा, तो जीभ के पिछले हिस्से में जब वो भोजन रहेगा तो वो आपको बताएगा कि कड़वा है भोजन, ठीक है। जीभ का जो बिल्कुल आगे वाला हिस्सा है ये क्या है, तो ये मीठा भोजन बताता है कि कोई भोजन मीठा है या नहीं है, ठीक है, वो उसके बारे में टेस्ट बताओ, ये मीठा का बताएगा। जो ये वाला हिस्सा है ये क्या होता है, सोर, सोर मतलब खट्टा। और जो ये वाला हिस्सा है वो नमकीन, ठीक, वैसे। और ये दोनों साइड होता है इस तरीके से, फिर वापस यहाँ पे और इस तरीके से, ठीक। बीच वाले हिस्से में उतने आपको नहीं देखने को मिलते हैं, पर ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, सबसे पीछे वाला जो हिस्सा, जीभ का जो सबसे पिछला हिस्सा होगा कड़वा बताएगा, ठीक। कड़वा के लिए आप बीटर शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। सबसे जो आगे वाला हिस्सा है वो क्या बताता है आपका, तो वो बताता है मीठा। और साइड से देखिएगा तो साइड का सबसे आगे वाला हिस्सा जो कि मीठा के जस्ट पीछे वाला होता है उसको साल्ट नमकीन कहते हैं, बाकी सोर मतलब खट्टा। तो इस तरीके से आपका पूरा क्या बनता है, ये बन जाता है क्या, कि ये पूरा टेस्ट बर्ड्स का काम होता है कि अलग अलग दिखाता है। इसी वाले हिस्से में आपको ये जो हिस्सा है पीछे वाला हिस्सा यही लगा होता है आपके जबड़े से, ठीक है, और अंत वो पूरा वो अटैच होता है उसके साथ में। देखिए जो तीखा स्वाद है ना, तीखा स्वाद यहाँ पे हमारे जीभ से नहीं पता चलता है, एक बात और ध्यान रखिएगा। तीखा स्वाद जानने के लिए तो चूँकि मिर्च का जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, मिर्च के प्रॉपर्टी में ऐसे कुछ आपको मिल जाता है, मतलब मिर्च जो है, मिर्च का अलग जो प्रॉपर्टीज होगा, उसका जो गुण होगा, उसमें कुछ वैसे आपको चीज़ मिल जाए केमिकल्स, उसके हिसाब से क्या तो जो रहता है, ठीक है। इसके कारण से क्या होता है कि वो आपको तीखा प्रतीत होता है। जैसे आप मिर्च की बात करिएगा तो उसमें कैप्सिसिन है, ठीक है, कैप्सिसिन, ठीक, कैप्सिसिन। इसका काम क्या होता है, तो बेसिकली आपको मिर्च को तीखा बनाने का काम होता है। तो मिर्च जो तीखा हमको लग रहा है, ठीक है, मिर्च जो हमको तीखा लग रहा है वो तीखा किस लिए लग रहा है, क्योंकि मिर्च का प्रॉपर्टीज वैसा है, ना कि हमारे जीभ में कोई तीखा बताने वाला कोई टेस्ट वर्ड्स है, ठीक है। तो मिर्च के प्रॉपर्टीज के कारण से वो तीखा होता है। बीटर का मतलब करवा है, ध्यान रखिए, जो करेले का टेस्ट होता है वो वाला टेस्ट, ठीक है। और खट्टा हो जानते हैं, तो तीखा के लिए क्या है, तो उस मिर्च का प्रॉपर्टीज होगा वो बताएगा कि तीखा है या नहीं, ठीक। तो ये ध्यान रखना। ये देखिए अगला है आपका, तो ये भोजन को निगलने में, टेस्ट की सहायता करने में कि कोई भी भोजन कैसा है इसके बारे में बताएगा। और इस तरीके से आपका जीभ का काम खत्म हो गया। नेक्स्ट है आपका दांत, जो कि बक्कल कैविटी का दूसरा पार्ट, ठीक है, दांत।
दांतों के अध्ययन के पहली बात तो कि दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं ओडोंटोलॉजी कहते हैं। दांत का अध्ययन क्या कहलाएगा, ओडोंटोलॉजी कहलाता है। ठीक, मनुष्य क्या है, तो विषम दंती है। विषम दंती का मतलब जिसके अंदर में एक से अधिक प्रकार के दांत हों। जैसे कोई कहे कि जो शेर है उसको सिर्फ मांस खाना है, ठीक है, तो उसको सिर्फ मांस खाना है तो एक प्रकृति का दांत है। पर हमको हमको मांस खाने के लिए तो मानव मूल रूप से मांस खाने के लिए तो नहीं बना, ठीक है। पर इस वास्तविक नकार नहीं जा सकते कि जो प्राचीन आदि मानव थे तो उनके पास साधन क्या था खाने का, तो एक तो कि पेड़ पौधे से कोई फल वगैरह तोड़ के खा ले, या फिर उनको जंगलों में रहते हुए कोई जानवर दिख जाए तो उसका शिकार करके खा ले वो, ठीक है, जो कि खाते भी थे। उसमें क्या है, आपको जब आप इतिहास पढ़ेंगे समझेंगे तो उसमें था कि ऐसा चीज़ खाते थे, ठीक। तो मनुष्य क्या है, विषम दंती है, जिसमें क्या है कि उसके अलग अलग दांत होते हैं और अलग अलग प्रकार के होते हैं। ध्यान रखिए कि हम प्रमोट नहीं करें किसी चीज़ों को, और हमारे प्रमोट करने से न करने से कुछ होने वाला भी नहीं है। अंतज व्यक्ति का अपना चॉइस है और वो जो भी खाना चाहे खा सकते हैं, ठीक है। पर हम आपको अंतर एक बात बता रहे हैं कि जो कैसे क्या होता है। तो प्राचीन काल में तो ऐसा होता ही था कि लोग जो आदि मानव है जो जंगलों में है शिकार करेंगे खाएंगे वो सब करेंगे, ठीक, तो उनका काम है अपना। तो हमारा जो दांत है वो विषम दंती है, ठीक है। जिसमें ये भी हो सकता है कि हम कह सकते हैं कि विषम दंती है, ठीक है, हमारे पास जो दो केनाइन है वो फाड़ने के लिए तो बना है, पर यह बात है कि किसी और चीज़ को, भेज में भी कोई ऐसा चीज़ हो सकता है जो फाड़ता हो, ठीक, फाड़ा जा सकता हो, ठीक, उसको तो इस तरीके से। पर यही हमारा इतना सिंपल समझिए कि हमारा जो दांत है विषम दंती है, और विषम दंती का मतलब अलग अलग प्रकार के दांत और उसका अलग अलग कार्य। पर कुछ ऐसे जानवर हैं जो सिर्फ मांस वगैरह खाते हैं तो उनके दांतों में आपको विभिन्नता नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि उनको ज़रूरत उस तरीके से नहीं है, ठीक है। वैसा देखिए, तो वैसा जीव जिसमें अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं तथा जिसका कार्य भी अलग अलग होता है, ठीक, तो ये विषम दंती का मतलब हो गया, ठीक। इसमें एक दो और बातें होनी चाहिए थी, ठीक है, हाँ है, चलो आगे देख लेंगे वहाँ पे। मनुष्य के जो पूरे दांत है कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रत्नक, अर्धचवर्णक और चवर्णक, ठीक। और इस तरीके से पूरा बन जाता है क्या, 32 दांत का जो हमारा पूरा सेट है वो बनता है, ठीक है। तो 12 आपका क्या हो जाएगा, चवर्णक हो जाएगा, मोलर हो जाएगा। तो कृंतक इंसीजर्स बोलते हैं, ठीक है, इसको। ये कितना है हमारे पास, तो ये है 8। रत्नक कितना है, 4। अर्धचवर्णक कितना है, 8। एंड देन चवर्णक 12। तो 12 8 20, 4 28, सॉरी 24, 8 32। इस तरीके से हमारे पास 32 दांत हो गए। कैसे कौन कौन सा दांत होता है वो देखिए नीचे में क्या बनाया हुआ डायग्राम, आप ऐसे ही डायग्राम बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा, ठीक, यहाँ पे ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना इसका एक एक ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो इसको काट देना है, ये नहीं, इसमें 3 ही होता है, 4 नहीं होता है। यहाँ पे लिखा हुआ भी 3 है पर ये डायग्राम ज़्यादा बन गया है, ठीक है, वैसे। ठीक है, नितक में कितना है, 8 है, रत्नक में कितना है, 4 है, अर्धचवर्णक में 8 और चवर्णक में 12। कैसे होता है देख लीजिए। तो ये आपका इंसीजर वाला हिस्सा 4। एक बार ध्यान रखना है ये जबड़े का एक ही भाग बना हुआ, ठीक है, एक जबड़े का भाग बना हुआ। हम निचला मतलब किसी को भी मान लीजिए, या तो ये निचला जबड़ा है, ऊपरी जबड़ा, जो भी आपको मानना मान लीजिए, तो एक जबड़ा बना हुआ है। इसी तरीके का एक जबड़ा और है, ठीक है, तो दोनों जबड़ा के मिलाएंगे तो पूरा दांत कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जो अभी बात कर रहे हो कितने का बात कर रहे हैं, तो ये बात कर रहे हैं 16 का, ठीक। 3 दूना 6, 2 दूनी 4, ठीक है, 10, ठीक। उसके साथ ये 2 12 और 4 इंसीजर 16, ठीक है। तो एक जबड़े का बात करें, दूसरा जबड़ा मिलाएगा तो इस तरह से 32। तो अंतर जो व्यवस्थिति है वो सब सेम है, ठीक है, चाहे एक नीचे वाला जबड़ा हो चाहे ऊपर वाला जबड़ा हो, ठीक है। तो सभी में दांत क्या है, दांत का जो नंबर है और जो व्यवस्थित है कि भाई कौन सा मोलर कौन सा प्री मोलर है, कितने नंबर, कितना मोलर होता है, कितना प्री मोलर होता है, दोनों जबड़ों में सेम है, ठीक, ध्यान रखिएगा। इसमें आपका सबसे पिछला हिस्सा है दांत का आपका, वो कहलाता है मोलर, ठीक। और मोलर के जस्ट पहले जो है उसको प्री मोलर कहता है, जानते हैं, प्री का मतलब पहले होता है, ठीक, तो प्री मोलर, ठीक। और मोलर की संख्या कितना है, तो 3 है, ठीक। और प्री मोलर की संख्या कितना है, 2। एक साइड में यदि आप ऐसे इसको मान लीजिए कि राइट लेफ्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक, ऐसे पढ़ना भी राइट लेफ्ट में डिवाइड करके अभी आगे मिलेगा आपको। तो राइट लेफ्ट में डिवाइड करेंगे तो एक साइड में आपको, ठीक है, मिल जाएगा 3 मोलर, इधर से नहीं मिल जाएगा 3 मोलर, ठीक, एक जबड़े में, ठीक। उसका 2 प्री मोलर इधर में, 2 प्री मोलर इधर में, ठीक। एक केनाइन ये और एक केनाइन ये, इसी का काम होता है मांस वगैरह को फाड़ने के लिए, जो या फिर कोई भी ऐसा चीज़ जो बहुत कठिन है काटने में तो उसको फाड़ा जाता है उससे, ठीक। और ये जो है आपका ये इंसीजर है, ठीक। इंसीजर का 4 दांत, इसका 2 भाग इधर 2 भाग इधर, तो राइट लेफ्ट ऐसे बांट के देखिएगा तो ये।
तो इधर में पूरा कितना हो जाएगा, 3 2 5 1 6 और 2 8, और इधर में कितना 8। तो इस तरीके से निचले जबड़े में आपको 16 हो गए दांत। ठीक, पहला मोलर जो सबसे पिछला हिस्सा है, ठीक, उसके बाद प्री मोलर, केनाइन एंड इंसीजर। आप इधर से भी ले सकते हैं कि पहला इंसीजर, उसके बाद केनाइन, उसके बाद मोलर, उसके बाद प्री मोलर। ठीक, इस तरीके से। तो ये पूरा कितना दांत हो गया, तो 16 हो गए यहाँ पे, और ये 16 और ऊपर में 16 32, और पूरा मिला के कितना है, तो ये 4 प्रकार में बांटा गया इसको, कृंतक, रत्नक, अर्धचवर्णक, चवर्णक। कृंतक, रत्नक, अर्धचवर्णक, चवर्णक। इंसीजर्स, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर्स, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक, इस तरीके से। आगे देखते हैं, ऊपर जो आप देखे थे कुछ दांत के बारे में पॉइंट, वो सब यहाँ। तो मनुष्य के दांत क्या है, गर्तदंती, द्विबारदंती, विषमदंती के प्रकार होते हैं। ठीक है, मतलब इसी प्रकार के होते हैं। क्या मतलब होता है, तो गर्तदंती का मतलब होता है कि जो दांत है हमारा वो जबड़े में धंसा होता है। ठीक है, गर्तदंती का मतलब क्या है, धंसा होना। ठीक है, गर्तदंती का मतलब धंसा होना, धंसा होना। धंसा होना मतलब कहीं पे लगा होना दांत का, आप इसको लगा होना भी कह लीजिए, धंसा होना भी कह लीजिए। ठीक, वैसे। द्विबारदंती का मतलब होता है कि, द्विबारदंती का मतलब ये है कि ये क्या होगा, 2 बार दांत निकलेगा, 2 बार। ठीक, और विषम का मतलब होता है कि जिसके अंदर में, विषम का मतलब क्या है, जिसके अंदर में एक से अधिक प्रकार के दांत मिलते हो। ठीक है, जिसके अंदर में क्या हो, एक से अधिक प्रकार के दांत मिलते होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग कि क्या है, विषम दंती है। ठीक, और उसके काम भी अलग अलग होते हैं सभी दांतों के। तो जिसके अंदर में एक समान दांत होगा तो उसको बोलेंगे होमोडंट। ठीक है, और इसको बोलते हैं हेट्रोडंट। ठीक है, तो दांत को भी 2 टाइपों में बांट सकते हैं, देख लीजिए। दांत को भी हम लोग 2 अलग अलग वर्गों में बांट सकते हैं। एक का नाम है होमोडोंट, ठीक, और एक का नाम होता है हेट्रोडोंट, हेट्रोडोंट। इसी का हिंदी में होता है, इसको बोलते हैं समदंती, और इसको बोलते हैं विषम दंती। ठीक, तो समदंती, विषम दंती। समदंती का मतलब जिसके अंदर में एक समान दांत होगा। ठीक है, जितने भी दांत होंगे, मान लीजिए 20 30 40 50, जो भी दांत आपको नंबर दिख रहा है, ठीक है, वो सब एक प्रकार का होगा। हमारे में क्या था, एक मोलर है जो चबाने का काम आएगा, प्री मोलर भी चबाने का काम में आता है। इंसीजर का काम क्या है, काटना। जैसे आप कोई भी सेब खा रहे हैं, ठीक है, तो सेब का काटते हैं आप, प्री मोलर से नहीं काटते हैं, मोलर से नहीं काटते हैं, आप उसको कैसे काटते हैं, इंसीजर से काटते हैं, तो उसका काम काटने का ही है। ठीक, वैसा। तो हमारे में अलग जो ये जो केनाइन है, जो अक्सर आपको थोड़ा जो कठोर चीज़ है या फिर जो बहुत खिंचाव वाला चीज़ है उसको काटने में काम आता है। आप इसको मांस से भी ले सकते हो, तुलना कर सकते हो कि मांस को काटने के लिए, खींचने के लिए, किसी से बोन से निकालने के लिए उसका काम आता है। तो समदंती मतलब जिसके अंदर एक दांत होगा, एक जैसा दांत होगा। ठीक है, एक नहीं, एक जैसा दांत होगा, सबका काम एक ही होगा। और विषम दंती का मतलब उसमें से एक से अधिक प्रकार के दांत होंगे और सभी दांतों का काम अलग अलग होता है। ठीक, वैसा। आपको लगेगा भाई सर एग्जाम्पल बता दो कि कौन सा क्या होता है। ठीक, एक 2 नाम आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक शार्क है, क्रोकोडाइल है। ठीक है, इन सब के पास, क्रोकोडाइल, इन सब के पास क्या होगा कि ये सब दांत क्या होगा, समदंती होगा इनका। ठीक है, और बाकी हम जीवों में आपको बहुत सारे में और भी हो सकते हैं एग्जाम्पल है। ठीक, होमोडोंट में और भी एग्जाम्पल आ सकते हैं, और जिस कुछ में क्या है, हेट्रोडोंट है। तो ये डिपेंडेंट है कि आप जो व्यक्ति को किन क्षेत्रों में रहता है। यदि कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र विशेष में रहता है, तो होमोडोंट का ये मतलब बिल्कुल नहीं कि कोई जानवर ही खाता होगा तो होमोडोंट होगा। कोई भेज वाला व्यक्ति होगा या फिर जानवर होगा जो भेज वाले एरिया में रहता है, तो सिर्फ उसका काम क्या है, भेज वाला मतलब प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट खाना। ठीक है, जो जानवर है तो उसका भी दांत सेम हो सकता है। ठीक है, कि सभी दांत उसका एक बराबर का है। ठीक, या फिर कोई जो मांस खाता है उसका दांत एक बराबर का हो सकता है। तो इस तरीके से तो होमोडोंट का मतलब क्या है कि जो समदंती है, और हेट्रोडोंट मतलब विषमदंती। ठीक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, तो ये हो गया गर्तदंती, मतलब ये धंसा हुआ है जबड़े में। ठीक, द्विबारदंती मतलब दांत 2 बार निकलता है, और विषमदंती का मतलब क्या होता है, इसके अंदर में अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं, इसका काम अलग अलग होता है। यहाँ पे लिखा मनुष्य के कुल 32 दांत होते हैं, जिसमें से एक जबड़े में 16 दांत तथा उसमें आधे दांत बाईं ओर और आधे दांत दाईं ओर होते हैं, भी आपको बताए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका मनुष्य के दांत जीवन में 2 बार निकलता है, और दूध के 20 दांत 7 से 12 वर्ष की आयु में गिर जाते हैं, और उसके बाद उसी जगह पे क्या होता है,
नए दांत आपको अस्थायी रूप से देखने को मिलेगा। और यहाँ क्या निकलता है, अस्थायी दांत निकलता है, और फिर यहाँ से अस्थायी दांत निकलता है। बचपन में 6 से 24 महीने तक दांत निकलता है और धीरे धीरे बड़ा होने के बाद 6 से 24 वर्ष तक पूरे दांत निकल जाते हैं। अब ध्यान रखिएगा, ऊपर में लिखे कि 7 से 12 वर्ष के आयु तक जो आपका दांत है वो गिर जाता है, फिर से वापस आता है। अब दांत को दो टाइप आप बांट सकते हैं, ठीक है, कि एक अस्थायी दांत होता है और एक क्या होता है, अस्थायी दांत होता है, ठीक। तो हम इसको दो अलग अलग वर्गों में बांट सकते हैं। तो आप एक कह लीजिए कि जो शुरुआती दौर का दांत होता है, ठीक है, दांत के गिरने के आधार पे या लंबे समय तक रहने के आधार पे आप इसको बांट सकते हैं कि एक क्या टेम्परोरी है, ठीक है, टेम्परोरी, ठीक है, टेम्परेरी दांत ये जाएगा टीथ हो जाएगा, और एक हो जाएगा परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ। एक को कह सकते हैं आप क्या, अस्थाई, और एक को अस्थाई दांत, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा आपका अस्थाई हो गया, अस्थाई, और ये हो गया अस्थाई दांत, ठीक। ऐसे अस्थाई दांत क्या होता है, तो अस्थाई दांत का मतलब वैसा दांत जो शुरुआती दौर में निकलता है, ठीक है, जब हम आप बड़े हो रहे थे, ग्रो कर रहे थे, तो समय पे निकल रहा था, ठीक। और एक समय के बाद वो दांत गिर जाती है और फिर वहाँ से नए दांत का जन्म होता है, ठीक। तो जो दांत गिर रहा है शुरुआती दौर में वो क्या है, अस्थायी दांत है। अच्छा, बुजुर्ग अवस्था में नहीं, ऐसा नहीं कि आप बुजुर्ग अवस्था का काउंट कर रहे हैं कि अच्छा बुजुर्ग अवस्था में गिर गया वहाँ पे से फिर से निकलेगा, वैसा कुछ नहीं है, वो तो अंतिम अवस्था, उसके बाद निकलने की संभावना नहीं है। पर जो शुरुआती दौर की बात करें उस वाले में, ठीक है, कि अस्थायी दांत का मतलब क्या है कि जो दांत शुरुआती दौर में निकला और वो उसमें ये बात निहित है कि वो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा धीरे धीरे उसमें दांत गिरने लगेंगे, ठीक है। और अस्थायी दांत का मतलब क्या है कि जो दांत एक बार जो अस्थायी दांत गिर गया है उसके जगह पर उसका जन्म हुआ वो अब पूरे जीवन पर्यंत चलेगा, ठीक है, तो उसको बोलेंगे अस्थायी दांत, परमानेंट टीथ, ठीक। ये अब एक बात ये है कि ये दांत गिरता क्यों है, दिक्कत क्या है दांतों को कि भाई साहब ये बार बार गिर जाते हैं। तो दिक्कत ये है कि जैसे जैसे हमारा शरीर का आकार बढ़ रहा होता है, हमारा एज बढ़ रहा होता है, तो शुरुआती दौर में जब हम बढ़ते हैं, ग्रोइंग एज में होते हैं, तो हमारे जबड़े का साइज़ भी बढ़ता है, ठीक है। और जबड़े का साइज़ बढ़ेगा तो जो मान लीजिए छोटा जबड़े का साइज़ था उस समय पे दांत उग गया, ठीक है, और वहाँ पे था, जब जबड़े का साइज़ बढ़ेगा तो फिर दांत एक मतलब ढीले होने लगेंगे, ठीक। वैसा मान लीजिए तो उस जगह से वो दांत गिर जाएगा और अंत फिर से वहाँ पे उस जबड़े के साइज़ के हिसाब से दांत निकलेगा जो कि अब परमानेंट रहेगा, क्योंकि जबड़े का साइज़ ऐसा नहीं कि पूरे अंतिम समय तक, मरने के समय तक बढ़ते रहेगा, ठीक। वैसा नहीं होता, एक समय अंतराल में बढ़ता है, ठीक है। और जबड़े का ही क्यों, आप एक समय अंतराल तक शरीर का पूरा स्ट्रक्चर बढ़ता है, ठीक है, उसी एक समय के बाद रुक जाता है, फिर इंसान उसी के हिसाब उसी तरह से पूरा जीवन गुजारता है, ठीक है। तो जो ग्रोइंग एज है आपका शुरू में 10 से 0 जो भी आप जन्म लिए उसके बाद से लेके 15-20 सालों तक जो है आपका ग्रोइंग एज है, उसका धीरे धीरे इंसान एक स्थिति में आ जाता है, उसके बाद वो रहता है। इसी तरह से जबड़े में भी होता है, जबड़ा का साइज बढ़ेगा तो ठीक है वो दांत पहले वाले गिरेंगे, उसके जगह पे नए दांतों का निकलेगा, ठीक है। ऐसा तो ये हो गया आपका। मनुष्य के दांत 3 भागों में बंटे होते हैं, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये देखना है। तो मनुष्य का जो दांत है वो 3 अलग अलग वर्गों में बंटा हुआ है। तो एक का नाम क्या है, क्राउन, इसको बोलते हैं ग्रीवा, तो क्राउन। दूसरे का नाम क्या है, तो नेक सॉरी क्राउन को ग्रीवा नहीं कहते हैं, क्राउन को शिखर कहते हैं, और ग्रीवा नेक, और जड़ क्या है, रूट। कैसे है देखिए यहाँ पे ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये दांत का एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो आप ऐसा ना माने कि भाई इतना बड़ा दांत कैसे हो सकता है, हम इंसान ही है, तो हाँ इंसान है, इसमें कोई शक नहीं है, पर ये दांत का क्या है, बड़ा सा स्ट्रक्चर, ताकि आपको समझ में आ जाए बातों को, ठीक वैसा। तो ये दांत का स्ट्रक्चर बनाया गया है। अब उसमें क्या है, सबसे ऊपरी वाला जो हिस्सा है वो क्राउन है, क्या है, क्राउन, शिखर। ये वाला जो हिस्सा है ये गर्दन है इसका, ठीक, और ये वाला हिस्सा है जो जड़ है इसका, ठीक। और इस तरीके से 3 वर्गीकरण। तो दांत का सबसे ऊपरी वाला हिस्सा क्राउन, यहाँ पे भोजन वगैरह चबाते हो। ये जो पूरा बीच का हिस्सा है ये नेक, और ये जो रूट वाला हिस्सा है किससे लगा होगा, तो ये जबड़े से लगा होगा, ठीक है, मांस से लगा उसमें, ठीक। दांत के बीच वाले हिस्सा में होता है आपका नर्व वगैरह यहाँ पहुँचता है, सर ये पल्प कैविटी है, ठीक है, और यहीं पे आपको ये नर्व वगैरह लगा रहेगा जो कि क्या करेगा, ब्लड वगैरह सप्लाई, तो और वो बाकी उसको बढ़ने में भी हेल्प करता है, तो दांत को पोषण वगैरह तरीके से। तो नर्व आपको यहाँ पे लगा हुआ है। इसी नर्व में क्या होता है, ब्लड वेसल्स भी होता है जो कि दांत में आपको जो सीधा रहता है, लगा हुआ रहता है दांत से, ठीक है। तो ब्लड वेसल वगैरह देखने को मिल जाएंगे। देखिए क्या है इसमें आगे,
क्राउन क्या है, तो यह दांत का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, ठीक। क्राउन क्या है, दांत का सबसे ऊपरी हिस्सा। नेक क्या है, तो ग्रीवा या शिखर व जड़ के बीच का हिस्सा होता है। रूट जड़ यह मसूड़े में धंसा हुआ होता है, मसूड़ा के जबड़ा के जिसमें भी आपको धंसा होता है, ठीक है, मसल्स वाले हिस्से में। ये नेक्स्ट है आपका, दांत के भीतर एक क्या होता है, मज्जा गुहा, एक गुहा होता है जिसे मज्जा गुहा कहते हैं, पल्प कैविटी कहते हैं। मज्जा गुहा के ऊपरी स्थान के को दंतास्थि या डेंटाइन कहते हैं, कुछ वैसा। जैसे देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये दांत का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक। ऐसे इसको वापस, ये दांत का स्ट्रक्चर हो गया आपका, और इस तरीके से बना। अब यहाँ पे एक होगा पल्प कैविटी, ठीक है, मज्जा गुहा, ठीक, इस तरीके। यह दांत का अधिकांश भाग तैयार करता है, ठीक, और यह हड्डी से अधिक करा व पीला होता है, ठीक। दांत के ऊपरी हिस्सा में इनेमल होता है, जो ये क्राउन वाला हिस्सा ना, इनेमल कहलाता है। और इनेमल दांत को क्या करेगा, सुरक्षा प्रदान करेगा, ठीक। जो क्राउन वाला हिस्सा देखे तो क्या था, इनेमल था, ठीक। इनेमल का 98% भाग कैल्शियम और कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। वह फ्लोरीन इनेमल को मजबूती प्रदान करता है। सवाल पूछता है, सब लाइनों से ध्यान रखिएगा। अच्छा, जो लोग भी ये क्लास कर रहे हैं, ठीक है, एक बार आप कोशिश करें कि आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करें, तो आपको लगेगा कि हाँ ठीक स्थिति में है, जो टॉपिक पढ़ाई हो रहा है वो ठीक है। इनेमल मानव शरीर के सबसे कठोर भाग होता है, ठीक है। और तीसरा चवर्णक लगभग 20 वर्ष की आयु में, सही बीच में, सॉरी यहाँ पे आ गया, ये लाइन ऊपर होना चाहिए था, पर कोई नहीं। देखिए, तो इनेमल वगैरह का बात ध्यान रखिएगा कि जो क्राउन वाला हिस्सा है उसमें इनेमल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये नाइल थोड़ा सा बिल्कुल बीच में यहाँ से बिल्कुल टॉपिक से भटक गया, पर दांत से जुड़ा हुआ ही पार्ट है, ठीक है, ऐसा। तो इसमें क्या है कि कह रहा है कि तीसरा जो चवर्णक है, ठीक है, तीसरा चवर्णक ध्यान रखिएगा, कैसे तीसरा चवर्णक होता है ये बताएंगे आपको, ठीक है, जब डेंटल फार्मूला पढ़ेंगे तब। जैसे मान लीजिए कि चवर्णक का कितना भाग था, मोलर का कितना भाग है, दांत का हिस्सा, तो 1, 2 और 3, ठीक। तो ये जो 1 इधर से, जैसे मान लीजिए कि जबड़े का हिस्सा ये है, तो शुरुआती दौड़ ये है, तो जब नीचे पीछे की ओर जाएंगे तो ये जो थर्ड नंबर वाला है, तो 1 हो गया, 2 और ये 3, ठीक, थर्ड नंबर वाला। इसी के बारे में कह रहा है, जो थर्ड नंबर वाला है वो क्या है, तीसरा चवर्णक कहलाता है, ठीक। और इसको विजडम टीथ कहते हैं, ठीक है, 20 वर्ष की आयु में निकलता है, जिसे बुद्धि दांत भी कहते हैं। इसका विजडम से कोई बहुत लेना देना नहीं है। आप एज के अनुसार से लॉजिक लगाएंगे तो ठीक है कि एक एज होने के बाद इंसान थोड़ा बहुत समझदार बनता है, बाकी चीज़ें होता है, तो विजडम टीथ है। बाकी ज्ञानी तो बच्चा रहता ही है, वो तो जेनेटिक, कुछ मामलों में जेनेटिक है और कुछ मामलों में बच्चा मेहनत करके बनता है, ठीक, वैसा। तो विजडम टीथ, बुद्धि दांत, ये ठीक। जो थर्ड नंबर का दांत है, जो मोलर है, उसकी बात कर रहा था, ठीक है। तो मोलर का थर्ड नंबर जो है विजडम टीथ कहलाता है, जो कि 20 वर्ष की उम्र में निकलता है। आपको पता है कि दर्द करता है आपको जब भी दांत निकलता है। सामान्य भाषा में उसको चौ का दांत कहते हैं, कि चौ का दांत निकल रहा है, ठीक है। तो वो नीचे में आपका डेंटल फार्मूला, और डेंटल फार्मूला में क्या होता है, देखिए यहाँ पे डेंटल फार्मूला में आपको ये दिया हुआ है इस तरीके से, ठीक है, ICPMM। देखिए क्या है, अभी जो हम थोड़ा देर पहले देखे थे कि जो ये पूरा दांत का स्ट्रक्चर है ऐसे वाला, तो ये दांत का मान लीजिए कि जबड़े का अगला भाग हो गया। तो यहाँ पे हम लोग 4 इंसीजर बनाए थे, ठीक, बनाए थे 4 इंसीजर, अभी भी बना देते हैं, आप कह रहे हैं तो, ठीक, 4 इंसीजर। फिर एक केनाइन बना यहाँ पे, एक केनाइन यहाँ पे बना, ठीक। और फिर मोलर 2 बना, और फिर प्री मोलर 2 बना, और फिर मोलर 3 बना, ठीक। इधर में भी प्री मोलर और फिर मोलर, इस तरीके से पूरा। तो यहाँ पे आई का मतलब इंसीजर, ठीक, जो इंसीजर 4 है वो। सी का मतलब केनाइन, जो कि 1 और 1 2 है, एक जबड़े में 2 होता है, दूसरा जबड़ा में 2 होता है, तो इस तरीके से 4 इंसीजर। पी और एम का मतलब क्या है, प्री मोलर, जो आपको 2 है। और मोलर का मतलब क्या होता है, तो ये जो मोलर है, ये सबसे पिछले वाला हिस्सा, जो क्या होता है 3 होता है, इस तरीके से। अब इसमें कहा है कि जो चाइल्ड बच्चा, ठीक है, उसके दांत के अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसके दांत का क्या है, अलग कॉन्सेप्ट है। ये इसको ऐसे बांटा गया, ध्यान रखिएगा, जो डेंटल फार्मूला बनाया गया इस तरीके से बनाया गया, राइट लेफ्ट के आधार पे, ठीक है, राइट लेफ्ट के आधार पे। जैसे यहाँ पे 4 इंसीजर है, जिसको ऐसे बीच से बांट दो, ठीक है, 2 इंसीजर एक साथ रहेगा, 2 इंसीजर एक साथ रहेगा, ठीक है। अब आप इसको अपने हिसाब से, जैसे भी आप बैठे होंगे, जैसे भी आप जबड़े को समझ रहे होंगे, उस तरीके से राइट और लेफ्ट बांट दो, ठीक है।
तो मान लो कि ये आपका हिस्सा हो जाएगा क्या, आगे का हिस्सा है, कोई व्यक्ति आगे को रिमूव करके बैठा है, तो मान लीजिए कि राइट इसका ये है, लेफ्ट इसका ये, मान लेते थोड़ा देर के तनाव नहीं लीजिएगा। तो राइट लेफ्ट हो गया। अब इसका राइट में कितना दांत हो गया, लेफ्ट में कितना दांत हो गया। अब राइट जो ये काउंट हुआ है, राइट को ऊपर और नीचे दोनों को मिला के काउंट कर रहा है, और लेफ्ट को भी ऊपर नीचे मिला के काउंट कर रहा है, ठीक है। तो दोनों जबड़े में राइट वाला हिस्सा दो ऊपर ऊपर में, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों, और ये दोनों जबड़ों में लेफ्ट वाला हिस्सा दोनों, ठीक है। और दोनों जबड़े में बांटने का आधार क्या है, तो बीच वाला इंसीजर से बांटते हैं, ठीक है। तो 4 जो इंसीजर है उसको बीच से 2 से बांटते हैं, ठीक, इस तरीके से। तो चाइल्ड का जब बच्चा जो होता है, बच्चा उसका जो दांत होता है क्या होता है, तो उसका इंसीजर कितना होगा, 2 होगा। केनाइन कितना होगा, 1 होगा। और प्री मोलर कितना होगा, 0 होगा। प्री मोलर उसमें नहीं होते हैं बच्चे में। और मोलर कितना होता है, 2 होता है। क्योंकि पता है कि मोलर में 3 होता है, पर जो तीसरा वाला मोलर है वो क्या है, विजडम टीथ कहलाता है, जो कि 20 वर्ष की आयु में निकलता है, इसको चौ का दांत कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे 2 है। तो इसमें बेसिकली ये फॉर्मूला क्या बता रहा है कि एडल्ट में दांत का जो ये होता है, काउंटिंग होता है, वो कैसे होता है, ठीक है। और ये चाइल्ड में क्या होता है, जब कोई बच्चा है जो कि आपको कम उम्र का है, 7 से 12 वर्ष की आयु सब में होगा, ठीक है। तो उस बच्चे में क्या है, उस बच्चे में 2 को इंसीजर एक साइड में, राइट साइड में, ठीक, 1 को केनाइन, 1 प्री मोलर और 1 मोलर, ठीक है। एक बार फिर से समझते हैं, देखिए अच्छे से बनाते हैं उसको, समझते हैं तो आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। मान लीजिए कि हम एक जबड़ा बना रहे हैं ऐसे, ये है जबड़ा, ठीक। और हम यहाँ पे बना दिए हैं 1 मोलर, 2 मोलर, 3 मोलर, ठीक। उसके बाद 1 प्री मोलर, 2 प्री मोलर, ठीक। 1 केनाइन, इधर से ही बना लेते हैं, 1 मोलर, 1 मोलर और 1 मोलर, ठीक। 3 मोलर हो गया। 2 प्री मोलर, 2 प्री मोलर, 1 केनाइन, और यहाँ पे बना लेते हैं 4 इंसीजर। कितना इंसीजर बना, 4, ठीक। 4 इंसीजर, 1 2 3 4, इस तरीके से 4 इंसीजर हो गए। अब ये कह रहा है कि इसको 20 से बांटो, ठीक है, 20 से बांटो इसको। यहाँ से 2 वाले से हम बांट देते हैं इसको। अब इसको मान लेते हैं राइट, इसको मान लेते हैं लेफ्ट। अच्छा ये बताना कि हम इसको, जो ये पूरा दांत बना है ये एडल्ट का है, ठीक। यदि हम चाइल्ड का बना के आपको दिखाएं तो देखिए चाइल्ड का ऐसे बन जाएगा, ऐसे। इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे चाइल्ड में क्या करें कि मोलर में 2 ही हैं, ठीक है। तो मोलर 2, अच्छा क्यों होगा, क्योंकि निकला नहीं है, समझ लिया, ठीक। ऐसा नहीं कि हाँ उसको हटा दिया गया, निकला ही नहीं है, वो धीरे धीरे निकलता है। तो चाइल्ड का जब तक एज होता है उसमें नहीं निकलता है तो उसको मानते नहीं है, ठीक। इसमें 0 कह रहा है कि प्री मोलर है, तो प्री मोलर 1 भी नहीं होगा, तो यहाँ पे ये खाली रहेगा, ठीक। केनाइन इसमें 1 होगा तो ठीक, और 2 इंसीजर होगा एक साइड में, तो ये भी ठीक। 2 इंसीजर एक साइड में तो 3 इंसीजर ये है, ठीक। इस तरीके से 1 केनाइन, मोलर खाली, और सॉरी प्री मोलर खाली, और मोलर में 2 ही, ठीक है। तीसरा मोलर नहीं देखने को मिलेगा। तो ये जगह भी खाली, ये और दोनों जगह भी खाली, ठीक है। अब यदि इसको आप बांटेंगे, ठीक है, यदि इसको बांटेंगे 20 से, तो राइट लेफ्ट, तो ये हो गया चाइल्ड वाला। ये किसका है, चाइल्ड का है, ठीक। ये एडल्ट का था। एडल्ट में सभी दांत निकला हुआ, देखिए आप, 3 ये वाला हिस्सा, 2 ये वाला हिस्सा, और 1 ये, और 2 ये। कितना हो गया, सॉरी 1 लिखे हैं, 4 लिखा गया ना वो, ये 1, कितना होगा ये, 3 2 5 1 6 2 8, और 8 8 16, और ऊपर वाले में भी 16, इस तरीके से। तो हम लोग ऐसे काउंट करते हैं कि ऊपर के जबड़े का, नीचे के जबड़े का, दोनों का राइट साइड, और ऊपर के जबड़े का दोनों के, नीचे के जबड़े का दोनों का लेफ्ट साइड। तो इसमें सिर्फ राइट साइड का 1 जबड़े का लिया गया है, ठीक, और लेफ्ट साइड का 1 जबड़े का लिया गया है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आपको वैसे वाला ही आएगा, ठीक है। वैसे तो डेंटल फार्मूला ये है। डेंटल फार्मूला चाइल्ड में क्या है, तो ये इंसीजर 2 होता है, केनाइन 1 होता है, और प्री मोलर नहीं निकला होता तो इसके यहाँ पे 0 माना गया है, ठीक। और मोलर में कितने होता है, 2 दांत होते हैं, ठीक। अब इसको नीचे में भी सेम होता है। तो कोई आपसे पूछे कि सर बच्चा में कितना दांत होगा, तो देख लीजिए 2, 1 3 और 2 5, ठीक। अब 5 एक साइड का है, उसमें भी सभी नीचे वाला है, तो ऊपर वाला भी देखिएगा तो 5 और 5 10, और 10 और 10 20। लेफ्ट वाला में, राइट वाला में 5 और 5 ऊपर नीचे 10, और लेफ्ट वाला में 5 और 5 ऊपर नीचे 10, इस तरीके से बीच। तो बच्चा होता है उसमें 20 ही दांत होते हैं, ठीक। और जब आप एडल्ट हो जाते हैं तो उसमें से आपको 22 दांत आपको देखने, सॉरी 32 दांत देखने को मिलता है, ठीक। वैसे
और एडल्ट में ये वाला फॉर्मूला है। ठीक, अब 2-3 बार देखिएगा तो मतलब आपको लगेगा कि एक बार में ना समझ में आए तो 1-2 बार और रिपीट करके देख लीजिएगा इस वाले पार्ट को, तो समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है अपने को, क्या नहीं होना है, परेशान नहीं होना। देखिए आगे, और लेकिन जो लिखा, बच्चों में अग्चवर्णक नहीं पाया जाता है, जो कि हम आपको पहले बताया, वो चवर्णक में 2 ही दांत होते हैं, क्योंकि बिरजम टीथ बाद में निकलेगा। ठीक, इस तरीके से। तो बक्कल कैविटी का एक हिस्सा खत्म हो गया आपको। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड वगैरह बाद में पढ़ते हैं उसको अलग से। ठीक है, तो वो सहायक व पाचक ग्रंथियों में आता है सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है तो बक्कल कैविटी का हिस्सा ही, पर सहायक व पाचक ग्रंथियों में आता है, तो हम लोग वहाँ पे बात करेंगे उसको। तो ये वाला खत्म हुआ, बाकी आ गया। ठीक है, बहुत ये समझाना पड़ता है, इसमें थोड़ा लंबा समय लगता है, तो 2-3-4 पार्ट में हमको लगता है कंप्लीट होगा ये पूरा वीडियो। ठीक है, वैसा चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। देखिएगा, समझिएगा, जो भी आपको लगे। ठीक है, कि कुछ गलत है या कुछ भी ऐसा है तो बताइएगा कमेंट में, कोई सुधार की ज़रूरत तो भी बताइएगा। ठीक है, चलिए बाय।